हेलो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का आप लेक्चर 1 देख चुके होंगे, तो अगर नहीं देखा आपने तो उसको जाकर के देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक विधियों के बारे में, जानने वाले हैं कि गर्भ निरोधक आखिर होता क्या है, उत्तम गर्भ निरोधक के आदर्श क्या हैं, किन मानदंडों पर वो उसे खरा उतरना चाहिए और है क्या, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं, मुश्किल का 5-10 मिनट में आप इसको जान जाएंगे, बट है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि अगर हम बात करें कि ये कॉन्ट्रासेप्टिक है क्या, तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना है कि गर्भधारण को रोकने के लिए विधियां या उपकरण है, यानी मेथड्स और टूल्स भी कह सकते हैं, जो किसको प्रेगनेंसी ना होने को रोकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ बिंदु हैं महत्वपूर्ण, इन पर देखिएगा, जरा नजर मारते हैं। एक आदर्श, ये देखिए, सबसे पहले एक कुछ निम्नलिखित बातें हैं जो इस एक कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर होनी चाहिए कि एक तो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, यानी इजीली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल इन मार्केट। मान लीजिए हमको यूज करना 40-50 किलोमीटर बाद मिलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं ना, फिर कोई लेने नहीं जाएगा। इजिली अवेलेबल इन मार्केट हो, पूर्ण रूप से कारगर हो, यानी वर्किंग 100% वर्किंग हो, 100% वर्किंग हो, या कंप्लीट वर्किंग हो, है ना, कंप्लीट वर्किंग कह सकते हैं। CW का मतलब क्लास वर्क नहीं है। यूज बहुत इजी होना चाहिए, और यानी इजी यूज हो इसका। ऐसा नहीं कि यूज करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुष्प्रभाव ना हो, या हो तो कम से कम हो, यानी साइड इफेक्ट्स क्या हो, बहुत लेस हो, या ना ही हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद उपयोगकर्ता की यौन क्रिया में बाधक नहीं हो, उसके मतलब यहां पर लिख देते हैं कि सेक्स इंटरकोर्स के दौरान उसे उसकी कामेक्षा को, उसकी इच्छा में या कोई किसी प्रकार से बाधक नहीं होना चाहिए उसे। तो उस अगर ये सारे फीचर्स, जो सारी कंडीशन जो ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, अगर ये सारे होते हैं तो उसे एक आदर्श गर्भ निरोधक का रूप दिया जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स की। अगर टाइप्स की या इसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार से मान सकते हैं, एक तो कृत्रिम और दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो नेचुरल है बाई डिफॉल्ट नेचर से, और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड आ जाता है वर्ड, है ना, जो किन्हीं जानकारों द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल, ये नेचुरल है। तो सबसे पहले हम नेचुरल को लेते हैं, नेचुरल के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। अब देखिए, नेचुरल में सबसे पहले जो हमारा आता है उसको हम मानते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी आवधिक संयम माना जाता है। एक मान के चलिए कि एक ऐसा टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं जो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा ना माना जाता हो, यानी कि अब इस समय कैसे बचा जा सकता है, इस पर जरा एक बार नजर बनाते हैं। देखिए, जैसा कि माना गया है कि 10th to 17th डेज एवोल्यूशन की जो, मान लें कि एवोल्यूशन की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत सक्रिय होता है, एवोल्यूशन बहुत एक्टिव होता है। तो जब एवोल्यूशन एक्टिव होगा तो उस समय फर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। तो इस इन दिनों मतलब कि ये मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन पर हमें गैप रखना चाहिए, सेक्स इंटरकोर्स से बचना चाहिए, ताकि हम प्राकृतिक रूप से अनचाहे गर्भधारण से बच सकते हैं। दूसरा, स्तनपान अनार्तव, यानी लैक्टेशनल क्या है कि उस दौरान जब माता अपने बच्चे को, शिशु को दूध पिला रही होती है, इन्फेंट को, ये टाइम पीरियड लगभग 6 मंथ्स का माना जाता है, 6 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना। यानी कि प्रेगनेंसी में जब बच्चा पैदा हो गया है, गर्भधारण के प्रसव विधि के बाद
उसके 6 मंथ तक जब माता अपने शिशु को, इन्फेंट को मिल्क प्रोवाइड करा रही होती है, जब लैक्टेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वही एब्सेंट होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो फिर से जो है कहीं से फिर निषेचन के चांसेस ही नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो बाह्य स्खलन है, यानी विड्रॉल कहते हैं इसको। विड्रॉल में क्या है कि हम जो है एकुलेशन के दौरान पेनिस को अपने क्या करें, जो फीमेल है उसके बॉडी के बाहर, उसके वजाइना के बाहर ही अगर ड्रॉप आउट कर देंगे तो इसको इस तरह से भी बचा जा सकता है। लेकिन ये तीनों में से बहुत ज्यादा कारगर नहीं मानी जा सकती हैं, इनमें रिस्क रहता है थोड़ा सा, है ना। तो इसी वजह से यौन शिक्षा के बारे में जानकारी होना प्रत्येक को बहुत जरूरी है। आज का जो बढ़ती आबादी है उससे बचने के लिए भी इन सबको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करते हैं, यानी कुछ कृत्रिम विधियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहला आता है रोधक या बैरियर। बैरियर या रोधक की अगर बात करें तो उसमें ये रोधक विधियां हैं कुछ जो क्या करती हैं। अब इनका काम देखिए क्या है, इनका काम है स्पर्म को ओवा से मिलने रोकना, ओवम लिख देता हूं मैं, ओवम से ना मिलने देना। ठीक है, इनका काम, मेन काम है ये कि स्पर्म और ओवम को एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं। और जब ये स्पर्म इस ओवम से नहीं मिलेगा तो फिर क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फिर जो हम चाहते हैं वही हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो यूज के सबसे पहले तो कॉन्डम्स की बात करेंगे जो मेल और फीमेल बोथ के लिए यूजेबल हैं। उसके बाद सर्वाइकल कैप्स हैं, डायफार्स हैं, वॉलेट्स हैं जो यूज्ड बाय फीमेल हैं, और ये क्या होते हैं, ये रीयूज्ड होते हैं, जबकि ये कॉन्डम्स क्या होते हैं, ये रीयूज्ड नहीं होते हैं, इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, डिस्पोजेबल है, इनको फेंकना ही पड़ेगा। अब इनकी बात करें, ये क्या है, रबर के ही बने होते हैं, बोथ दोनों रबर के बने होते हैं, और ये जो है महिलाएं यूज करती हैं, महिला और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं, और ये इजीली खुद से यूज करे जा सकते हैं, इनमें किसी की डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, आप खुद ही से यूज कर सकते हैं इनको। और उसके बाद हम बात करें अगर कुछ केमिकल मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल मेथड्स में कुछ हमारी जैसे कोई दवा है या कुछ इंजेक्शन वगैरह है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केमिकल मेथड्स में ही सम्मिलित रूप से लिया जाता है आयोडीज को। आयोडीज के बारे में जानते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, तो इनमें 3 तरह की ली जाती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेट में लिप्सी लूप आता है, इसको एग्जांपल ही मान के चलते हैं, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। लिप्सी लूप किस मेथड पर काम करता है? एक्चुअल में ये स्पर्म और ओवम को ना मिलने के मेथड पर ही काम करता है, और नॉन मेडिकेटेड होता है, किसी प्रकार का दवाई वाला नहीं होता है। अब कॉपर रिलीजिंग की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। अगर इसकी बात करें तो कॉपर टी लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है कि कॉपर टी जो है, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये कहां पर यूज की जाती है, किस में यूज की जाती है। ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर हो तो वहां पर देख सकते हैं, तो उसको बताना क्या है, यूटेरस में भाई, तो फुल फॉर्म से ही देख लीजिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, है ना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस तो कहां यूज करी जाएगी, गर्भाशय में यूज करी जाएगी। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग, अब हार्मोन क्या, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेंट या LNG-20, ये 2 प्रकार की दवाइयां हैं जिनको हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्टिव पिल्स में, तो पिल्स में सबसे ज्यादा अगर एनसीईआरटी के उससे देखा जाए तो है तो बहुत सारी, आपकी माला डी हो जाएगी, सहेली हो जाएगी, मगर ये जो सहेली है इस पर ज्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि ये अपने CDRI लखनऊ यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही इसका निर्माण हुआ है, इसलिए ये ज्यादा जानी जाती है। कॉन्सेप्टिव पिल्स वैसे किस बेसिस पर काम करती हैं, तो या तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसमें, या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पिल्स जो है थोड़ा सा खैर नुकसान भी कर सकती हैं, ये तो ये मानी जाती है। अब उनमें इनके अलावा अगर हम बात करें तो अब एक ही चीज बची है हमारी सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में 2 चीजें आती हैं, एक आती है हमारी ट्यूबोक्यूटोमी, एक आती है वास्कोटोमी। तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर पढ़ लेते हैं। आप लोग नोट्स के लिए या तो मेरे आने के पहले का
व्यू ले लेंगे, स्टॉप करके लिख लेंगे, या बीच बीच में चल रहा है जैसे वैसे। तो ट्यूबुकेटॉमी की अगर बात करें ना, ट्यूब, अब देखो ट्यूबुकोटॉमी की अगर बात करें हम, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नसबंदी, सॉरी नलबंदी। एक होती है नसबंदी, बहुत सरल है समझने के लिए। देखो ट्यूबुकोटॉमी में क्या करा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। किसको काट दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को। कट मार्क बना देते हैं, मैं डायग्राम से ही बता देता हूं तुम्हें इसको, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे। देखिए ये मान लीजिए अगर कि आपका ये डायग्राम है, यहां से ब्रेक कर दिया जाता है इसको, ठीक है ना। देखिए ओवम जब बाहर आएगा ही नहीं, तो स्पर्म जो है चाहे जितना मिले फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ट्यूबुकोटॉमी कहते हैं। अच्छा ट्यूबुकोटॉमी कहने का मेन रीजन है क्योंकि इसमें जो है बच्चे ट्यूब को काटा जा रहा है। अब देखिए ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन जहां पर अगर पुरुषों में क्या करते हैं, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, तो वास डिफरेंस को काट देते हैं, तो वास डिफरेंस की वजह से उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिर नलबंदी कहते हैं। ये हो जाएगी तुम्हारी नसबंदी, है ना, तो इसको वास्कुटॉमी कहते हैं। तो ये हमारे जो है सर्जिकल मेथड है। तो इसके बाद फिर हमें एमटीपी के बारे में पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, तो आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार जो है अपने कॉन्सेप्टिव के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमें दो टॉपिक और कवर करने हैं, एक एमटीपी और एक इनफर्टिलिटी। इन दो टॉपिक्स पर नजर मारते हैं। अब देखिए इस सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी मेडिकल, इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। इनफर्टिलिटी मतलब बंध्यता, दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माने गए हैं बोर्ड की दृष्टि से। इसको कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक। अब देखो ये क्या आता है, ये दो कारणों से होती है। एक तो अनचाहा गर्भ, रिक्वायरमेंट ना हो आपको वो, और दूसरा रेप के केस में होती है ना, क्योंकि रेप के केस में इन दो चीजों के लिए एमटीपी यूज करी जाती है। अच्छा को यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि एमटीपी कितने दिन की वैलिड हो सकती है, मतलब इजीली कराई जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो भैया देखो 12 वीक की ही डॉक्टर सलाह देते हैं, तो आप 12 वीक मान लीजिए, 12 वीक का मतलब ये कोई 3 मंथ्स की, है ना, 3 मंथ्स तक की जो है एमटीपी आप करा सकते हैं, वैलिड मानी जाती है, कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, वो भी लेकिन डॉक्टर्स की परामर्श पर है, डॉक्टर या कोई उनके परामर्श पर ही करा सकते हैं। अब देखिए इन केस में क्या होता है, 3 मंथ्स की अवधि में सिर्फ ऐसा माना जाता है 2.5 से 3 महीने की जब अवस्था होती है, तो उस पीरियड में सिर्फ हार्ट ही जो है हमारा डेवलप हो पाता है, बच्चे के अंग बनना समझो प्रारंभ होते हैं, तो उस समय में एमटीपी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको बहुत ज्यादा नहीं होगी। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो बंध्यता क्या है। अब देखो बंध्यता क्या है, बच्चे ना पैदा कर पाना, ये इसके लिए बंध्यता जो है मेल और फीमेल बोथ की हो सकती है। अगर हम जानने का प्रयत्न करें तो देखें इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि आपका जेनेटिक रहा हो, है ना, कोई जेनेटिक विकार हो यानी आनुवंशिक विकार हो आपके अंदर, या कह लीजिए कोई शारीरिक विकार हो, है ना, कोई यहां से डिसबैलेंस आ रहा है, या एक और डॉक्टर्स ने नया माना है कि मनोवैज्ञानिक विकार, मनोवैज्ञानिक
विकार इसको माना गया। अच्छा, शारीरिक विकार तो आप बड़े अच्छे से जान जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई आपके जन्म से ही कोई समस्या रही जिसकी वजह से आप जो है असमर्थ हैं, तो वो समझ में आई बात। उसके बाद शरीर में किसी कारण से कोई कमी आ गई है ना, कोई किसी चीज की डिफिशियंसी हो गई जिसके कारण आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, बंधिता इनफर्टिलिटी है, क्या गुण आपके अंदर आ गया। लेकिन मनोवैज्ञानिक विकार पर जो अच्छे विद्वानों ने इस पर रिसर्च करने के पश्चात ये बताया कि अगर किसी चीज का माइंडसेट आप बना लीजिए अपने दिमाग में, और आप जानते हैं कि माइंडसेट ऐसी चीज है जिस क्षेत्र में जिस चीज के लिए आप बना लेंगे आपके विचार वैसे हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है वो दूसरे के लिए भी वैसा सोचता है, ऐसा भी माना गया है। कई नीति शास्त्रों लोगों ने बताया इस बारे में। तो अगर एक माइंडसेट बच्चे के अंदर, किसी माता के अंदर, किसी के अंदर ये बन गया कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दो टॉपिक, एमटीपी और इनफर्टिलिटी, दोनों ये भी जो है बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस और उनके टाइप्स और एमटीपी और ये इनफर्टिलिटी को अच्छे से, इस लेक्चर 2 को अच्छे से देख लें। अगर जिन लोगों ने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो वो जाकर के लेक्चर 1 पहले देखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, सरोगेट मदर के बारे में और कुछ एसटीडीज के बारे में। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 लेक्चर में, मैंने पहले ही बोला था पहले वीडियो में, 3 या 4 लेक्चर में हमारा जो है चैप्टर वो कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।